कल हमने आजादी के 80 साल पूरे किए और तमाम देश भर में जश्न भी मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लंबा भाषण दे रहे थे। भाषणों में उन्होंने तमाम वो बातें बोली जो पिछले कई सालों से बोलते हुए आ रहे हैं। सोचिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहने के लिए देश आजाद हो गया है, लेकिन देश की जनता अभी भी गुलाम है। क्या वाकई में आजादी सबको मिल गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत है कि इस देश में जाति पर बात करने वाला जातिवादी बता दिया जाता है और इस देश में जातिवाद करने वाले को उसकी जाति के अहंकार में बचाने के लिए तमाम लोग किस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों का शोषण करने के लिए सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक उतारू हो जाते हैं। आज बात करेंगे राजस्थान की। सोचिए, राजस्थान वो एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिवाद इतना मजबूत है कि अभी कई साल लगेंगे वहां पर जातिवाद खत्म होने में। और कहने के लिए बीजेपी शासित राज्य है। आजादी के 80 साल के बाद भी जातिवाद किस तरीके से हावी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भाकलिया गांव में सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने पहुंचे दलित को कुर्सी पर बैठने से रोका गया। विरोध करने पर गाली गलौज दी गई। अब तक छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, गैर बराबरी जिंदा है। आजादी अधूरी है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए, एक दलित कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन हम बात करेंगे संविधान की, फंडामेंटल राइट्स की, समानता की, इस राष्ट्र को मजबूत करने की। ये देश विश्व गुरु बनना चाहिए, ये देश विकसित भारत बनना चाहिए, तमाम बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सोचिए, जमीनी हकीकत क्या है कि हम दलित को कुर्सी पर आजादी के 80 साल बाद भी नहीं बैठते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जातीय अहंकार को ठेस पहुंचती है। ये कोई पहली खबर नहीं है और ना ही आखिरी है। इस देश में जाति के आधार पर तमाम वो शोषण की खबरें लगातार सामने आती हैं, जिसको टीवी, अखबार अपनी खबरों में जगह देना जरूरी नहीं समझता। सोचिए, किस तरीके से दलित युवक को कुर्सी पर बैठने से रोका गया और कहने के लिए हम आजादी के 80 साल मना रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। सोचिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तमाम वो वादे बोल रहे थे जो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, चाहे वो नौकरी देने का वादा हो, एआई की, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। लेकिन सोचिए, अगर वही सोशल मीडिया पर अगर तमाम देश का जन जी अवेयरनेस की वीडियो लगाता है, तो सोचिए उनकी वीडियो को हटवा दिया जाता है। तो इस देश में इस तरीके का लगातार विकास हो रहा है। हकीकत से 10 किलोमीटर की सड़क तक ठीक से नहीं बन पा रही। लाल किले से हवाई किले बांध रहे प्रधानमंत्री। ये मंजुल हैं, कार्टूनिस्ट हैं। लगातार प्रधानमंत्री की भाषण को लेकर ट्रोलिंग हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फिर से एक बेतुका बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश तो की थी, लेकिन उल्टा आलोचना होने लगी। महाराष्ट्र में लगातार एफडीए ने विमल इलायची का प्रचार करने वाले शाहरुख खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा है। एफडीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, उससे जुड़े कंटेंट को 15 दिन में हटाने की मांग की और साथ ही विमल इलायची ब्रांड को नोटिस भेज दी गई है। ध्यान देने की बात है कि एफडीए की कमान इस वक्त फेमस आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे के हाथ में है। तुकाराम मुंडे बेहतर काम कर रहे हैं। तो 2 महाराष्ट्र के युवकों ने पूरे देश की सरकार को हिला कर रखा है। ये आईएएस हैं तुकाराम मुंडे, दूसरे अभिजीत दीप के, जो शिक्षा को लेकर ग्राम पंचायत से लेके हायर एजुकेशन के तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे हैं। और सोचिए, पावर में बैठा व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। जब एक तुकाराम मुंडे जैसा आईएएस ऑफिसर तमाम चीजों को रोकने के लिए एक्शन मोड में आ सकता है, तो सोचिए प्रधानमंत्री क्या नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकते। जातिवाद को तो खत्म करना चुटकियों का खेल है, लेकिन करेगा कौन? कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति अगर खत्म हो जाएगी तो फिर बाकी एजेंडे कैसे लागू होंगे। तो हमीरपुर का आंदोलन, जेनजी अल्फा आंदोलन है। छोटे बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी वाले काम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं। सरकार को नोटिस जारी होना चाहिए। क्यों नहीं बनी सड़क? ये जस्टिस अरुण बंसाली हैं, चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो सोचिए, सड़कों पर जेनजी के साथ अल्फा जनरेशन भी अब सड़कों पर आकर सड़कों को लेके, स्कूल में पानी, शौचालय नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी वो गिर जाती है। तो ये हालात हैं विश्व गुरु वाले देश के। सोचिए, 80 साल बाद देश के हालात ये हैं कि शिक्षा के केंद्रों को किस तरीके से जर्जर इमारतों में तब्दील कर दिया गया है। वहीं तमाम पार्टियों के कार्यालयों को आप उठाकर देखेंगे तो 5 स्टार होटल जैसे लगते हैं। ब्रेकिंग सड़क के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर 200 बच्चे, हाईकोर्ट बोला ये बर्दाश्त नहीं। छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उसका काम बता रहे हैं।
हमीरपुर के चंदूपुर गांव में 200 से ज्यादा स्कूली बच्चे करीब 50 अभिभावकों के साथ स्कूल की पक्की सड़क की मांग को लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम के ऑफिस पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मीडिया रिपोर्टर संज्ञान लेते हुए कहा कि छोटे बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी याद करवाना पड़ रहा है, ये काफी ज्यादा अफसोस है। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात है कि पढ़ने वाले बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। जब यही हालात रहेंगे तो बच्चों को शिक्षा कम मिलेगी, नौकरी कम मिलेगी, जब सरकार को ही उनका काम याद दिलाने के लिए तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी सड़कों पर आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल किसे कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल को खतरा बता रहे हैं। इससे निपटने के लिए सिविल डिफेंस की बात की। सिविल डिफेंस यानी गोरक्षकों की तरह सिविल डिफेंस के लिए कोई स्वयं सेवकों का संगठन बनाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो तो ये काफी गलत विचार है। जंतर मंतर आंदोलन के बाद युवाओं में सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी देखी गई है। इस एकता को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया आरक्षण के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। विपक्ष के अकाल कांग्रेस जनता पार्टी आयसा की नेहा बोरा सरकार की नीतियों का मुखर होकर विरोध कर रही हैं। क्या दिमागी नक्सली युवाओं को कहा जा रहा है? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा के लोग कमजोर हो चुके हैं, छात्र ही सरकार के खिलाफ हावी हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करने के बाद अब छात्रों को कहा जा रहा है दिमागी नक्सल है। नक्सलियों से तो आपने उनसे हथियार छीन लिए, मान लेते हैं, लेकिन दिमागी नक्सलियों से आप क्या छीनना चाहते हैं? उनकी सोचने की क्षमता, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाला अधिकार छीनना चाहते हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार छीनना चाहते हैं, कलम किताब से दूर रखना चाहते हैं। इस देश में पिछले 11-12 सालों में देश की युवाओं को ज़ॉम्बी बना दिया गया है। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री को जब बात करनी चाहिए थी कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हमारा देश पीछे क्यों है, अमेरिका जैसा देश हमें आंखें क्यों दिखाता है, चाइना हमारे बॉर्डरों पर किस तरीके से घुसता जा रहा है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर कर देश का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, उसको भी साइड कर दिया और कहा जा रहा है कि नक्सली आतंकी हैं ये। सोचिए किस तरीके से दिमागी नक्सल बताया जा रहा है, किस तरीके से सवाल पूछने को इस देश में पत्रकार जो सिस्टम से सवाल पूछता है वो दिमागी नक्सल है। इस देश का विपक्षी नेता जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंदर सदन के अंदर आने का इंतजार करता रहा पिछले 20 दिन से, वो नक्सली विपक्ष है। और सोचिए इस देश में महिलाएं, जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। क्या ये देश की आवाम नक्सली है? सबको नक्सली बता दिया जाएगा तो इसका मतलब इस देश में सिस्टम में बैठे लोग फेल हो चुके हैं, वो सही से कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब आपके पद और पावर के चलाए हुए कानून के साथ अगर तमाम लोग नक्सली बनने लगे तो इसका मतलब आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो प्रधानमंत्री को इस शब्द के लिए तो माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि देश की जनता, सोचिए 15 साल की बच्ची से कैसे घबराने लग गए थे देश के प्रधानमंत्री। बैक टू बैक आकर 4 रील बना कर गए, उन्हें लगता था कि वो जेनजी स्टाइल में मित्रों से फ्रेंड्स पर आ जाएंगे। लेकिन सोचिए ये किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हीं फ्रेंड्स को आप लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे दिमागी नक्सली। आखिर दिमागी नक्सली जो है उनको आप क्या बनाना चाहते हैं कि आप धर्म के नाम पर मस्जिद के आगे नाचने लगें, दलितों को जाति के नाम पर टॉर्चर करें, लिंचिंग करने लगें, इस देश में हिंदू मुसलमान की खाई जो है बढ़ती चली जाए, इस देश में जो शांति है वो पूरी तरीके से भंग हो जाए। सोचिए किस तरीके से बेतुके बयान देते हैं और कोई पलटकर इनको जवाब दे दें तो ये संस्कारों का पाठ पढ़ाने लगते हैं, ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। तो इस देश में लगातार सवाल पूछने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप नक्सली हैं, दिमागी नक्सली। तो दिमागी नक्सली अगर होना गुनाह है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि देश में अनपढ़ रहकर देश विश्व गुरु तो कतई नहीं बन सकता। इस देश में आज़ादी के 80 साल बाद भी देश के प्रधानमंत्री को नक्सली जैसे शब्द अपनी देश की आवाम के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और सोचिए किस तरीके से शिक्षा का लगातार व्यापार बना दिया गया है। और ये है अभिजीत दीपके के साथ काम करने वाले रांका। सोचिए राजस्थान में ये एक कार्यक्रम में गए थे स्कूल के अंदर, तो उनको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ से हटिए। तो उन्होंने कहा कि हमसे उलझिए मत, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर आए हैं। तो देश के हालात ये हैं कि अब युवाओं को ही खुद ही कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि देश के विपक्षी नेता हो चाहे सत्ताधारी लोग, उनको तो सिर्फ धर्म के मुद्दे पर ही राजनीति करनी है। इस देश में स्कूल की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि सोचिए स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील, कहीं पानी, कहीं मसाला, कहीं कुछ, इतना
बेकार खाना बच्चों को दिया जा रहा है कि उसको खाकर बच्चे बीमार ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से कमजोर भी बनेंगे। शिक्षा पाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती जा रही है और भाजपा निकम्मी है, कांग्रेस तो उसकी मम्मी है। तमाम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाजपा सरकार निकम्मी हो चुकी है, कांग्रेस उसकी मम्मी हो चुकी है। दिल्ली में छात्रों पर हमला करने वाले और झारखंड में छात्रों पर हमला करवाने वाले दोनों का चेहरा और चाल चरित्र एक ही है। लेकिन सोचिए, ज़रूरी मुद्दों पर देश के युवाओं को स्कूल का दौरा करना पड़ रहा है। अभिजीत दीपके को अमेरिका से आकर, बोस्टन से आकर सोचिए इस देश के मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है। अफसोस की बात है कि इस देश में 80 साल बाद भी हमें बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।